है यार। आपको कम से कम 3 ईयरली एक दिन में सॉल्व करने चाहिए, तो जाके तैयारी होगी। अच्छा, ये आज हम फंक्शन और प्रोसीजर कर रहे हैं, इसकी वीडियो भी मैंने आपको भेजी हुई, ठीक है? तो वो भी आपने लाजमी देख लेनी। फंक्शन और प्रोसीजर की भी आपको मैंने वीडियो भेजी हुई, ठीक है? हाँ, ये देखो। असल में होता ये है, हम एक दफ़ा एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन राइट कर लेते हैं, जिसको हम सूडो कैट कहते हैं। प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हम कहते हैं सूडो कोड। जो स्टेप्स हमने राइट किए होते हैं इन दी फॉर्म सूडो कोड या एल्गोरिथम, वो हम एक दफ़ा राइट कर लेते हैं। लेकिन उसका इशू ये कि हम उसको बार बार कॉल नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि अगर हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली इन टर्म्स ऑफ सूडो कोड या एल्गोरिथम या प्रोग्राम कोड, हम उसको एवरी टाइम कॉल कर सके जब हमें उसकी ज़रूरत हो। तो जब किसी प्रोग्राम कोड को या सब रूटीन को आप बार बार कॉल करके अपना टास्क परफॉर्म करवाएंगे, उसके लिए फिर ये टेक्निक यूज़ की जाती है कि उसको प्रोसीजर या फंक्शन के थ्रू हैंडल किया जाए। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, रीयूजेबिलिटी। कि हमने एक प्रोग्राम कोड बना लिया है, ठीक है? तो अब हम उसको बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं, इसको कहते हैं रीयूजेबिलिटी। और ये हमेशा सिंगल टास्क होगा। क्या होगा? सिंगल टास्क। या तो प्रोसीजर बना दोगे या फंक्शन बना दोगे। अच्छा, जैसे आपने वर्ड पे काम किया आपने। जी सर। वर्ड पे जैसे हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, हम चाहते हैं उसको बोल्ड कर दें। हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे कि बोल्ड हमेशा एक ही काम कर रहा है, वो सिर्फ बोल्ड करने का काम कर रहा है, टैलिक नहीं करेगा। तो वो भी एक फंक्शन है या प्रोसीजर है, ठीक है, काइंड ऑफ। तो हमने उसके तो हम उसको बार बार रीयूज कर रहे हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ लिखा हुआ, देयर आर ऑफन सिमिलर टास्क टू परफॉर्म दैट मेक यूज ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। तो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेक यूज ऑफ सबरूटीन, आल्सो नोन एज नेम्ड प्रोसीजर और फंक्शन, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग ईच स्टेटमेंट। ये जरा क्विकली पढ़ो। तो प्रोसीजर क्या है? दोनों के जैसे डिस्क्रिप्शन सेम है, एक डिफरेंस है बस। A procedure is a set of programming statement grouped together under a single name that can be called to perform a task at any point in a program, यानी कभी भी इसको कॉल किया जा सकता है। A function is a set of programming statement grouped together under a single name that can be called to perform a task at any point। देखो यहाँ तक पूरी डेफिनेशन सेम है, इसकी भी डेफिनेशन सेम है, वो दोनों की डेफिनेशन सेम है, सिर्फ यहाँ फर्क आता है। A function return a value back to the main program। अच्छा, मेन प्रोग्राम से फंक्शन या प्रोसीजर को कॉल किया जाता है। इसको ऐसे समझना जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है, जो वाइस प्रिंसिपल कॉल करता है, उससे डेली के रूटीन के टास्क परफॉर्म करवाता है, खुद कुछ नहीं करता है। तो इसमें बेसिकली, अच्छा, हम अभी तक वेरिएबल पढ़ते आ रहे हैं ना। वेरिएबल का मतलब है टू स्टोर द वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यहाँ पे एक वर्ड यूज, इसकी जगह पे पैरामीटर का वर्ड यूज होगा, ये भी वेरिएबल है। ये फंक्शन और प्रोसीजर इसके थ्रू वैल्यू रिसीव करते हैं या वैल्यू पास करते हैं। पैरामीटर आर द वेरिएबल दैट स्टोर द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट पास टू अ प्रोसीजर और फंक्शन। अब आर्गुमेंट मेन की तरफ से जाते हैं, और फंक्शन या प्रोसीजर में इसको पैरामीटर कहते हैं। सम प्रोसीजर एंड फंक्शन विल हैव पैरामीटर। पैरामीटर फंक्शन और प्रोसीजर हो, ये विदाउट पैरामीटर और विद पैरामीटर, दोनों तरीके से ऑपरेट होता है। प्रोसीजर एंड फंक्शन आर डिफाइंड वंस एंड कैन बी कॉल्ड मैनी टाइम विद इन अ प्रोग्राम, यानी आप एक दफा एक प्रोग्राम बना देंगे और मैनी टाइम्स उसको कॉल कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? जी सर। ठीक है। प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर पहले हम देखेंगे, प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर ये इसका सिंटैक्स है। आपने कैपिटल वर्ड में प्रोसीजर लिखना है, आइडेंटिफायर प्रोसीजर का नाम और स्मॉल ब्रैकेट, ये विदाउट पैरामीटर है। और एंड प्रोसीजर करना है। अब प्रोसीजर, ये इसको हम प्रोसीजर डेफिनेशन भी कहते हैं। अब इन दो लाइनों के दरमियान ये कोड होता है, जो लॉजिक होती है, जो आपने बिल्ड करनी होती है, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। सूडो कोड, प्रोग्राम कोड, जो भी कह लें, वो इन दो लाइनों के दरमियान होगा। अब जैसे लिखा, प्रोसीजर रन द कोड इन साइड एंड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसीजर। अच्छा, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ठीक है, बस वो कॉल किया जाता है, इससे रिलेटेड टास्क होता है वो परफॉर्म कर लिया जाता है।
ठीक है। सर आप ये एग्जाम्पल समझा सकते हैं? अभी आगे आएंगे ना, ये सारा ये तो डिस्कस करना है, अभी तो जस्ट आपको बता रहा हूँ ये सिंटैक्स है। ठीक है, ये आगे ना एग्जाम्पल। आपने एक प्रोसीजर बनाया स्टार के नाम से, इधर ब्रैकेट आएगी, ठीक। और ये विदाउट पैरामीटर है, प्रोसीजर का नाम है स्टार। अब इसका काम हमेशा स्टार प्रिंट करना है। ये प्रोग्राम कोड आपने लिख दिया, आउटपुट स्टैरिंग। ठीक है, और प्रोसीजर ये एंड प्रोसीड कर दिया। अब ये मेन प्रोग्राम है, मेन यानी मेन प्रोग्राम के अंदर के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं स्टार को। ठीक, कंट्रोल इधर जाएगा, ये कंट्रोल इधर आएगा, ये प्रिंट कर देगा, और प्रोग्राम एंड एंड प्रोसीजर हो जाएगा। यानी ये मैंने एक दफ़ा बना दिया प्रोग्राम कोड, अब मैं बार बार राइट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उसको कॉल करूंगा और वो हमेशा स्टार प्रिंट कर देगा, जिस पर्पज के लिए भी डिज़ाइन किया है। The procedure can then be called in the main part of the program as many times as is required in the following way। तो आप इसको दोबारा लिख दें, ठीक है, फिर लिख दें, तो मैनी टाइम आप उसको कॉल कर सकते हैं। क्लियर? जी सर। अब ये देखो, ये भी एक प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर टू टेक टू नंबर फ्रॉम द यूजर एंड मल्टीप्लाई देम टुगेदर। अगर तुम्हें याद हो तो ये हमारा सेकंड प्रोग्राम था, याद है? ये वही सूडो कोड है जो हमने सेकंड प्रोग्राम किया था सूडो कोड लर्निंग के टाइम पे, यही किया था ना। जी सर। आउटपुट इंटर नंबर, इनपुट नंबर के लिए आउटपुट इंटर सेकंड नंबर के लिए, और ये मल्टीप्लाई। फर्क सिर्फ क्या है, आप आपने इसको प्रोसीजर में इंसर्ट कर दिया है, प्रोसीजर के थ्रू अब आप अब यहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ पे कॉल लिखा हुआ नहीं, ये मेन। अब मैं हमेशा, मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम कोड बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉल करो, कॉल कैपिटल वर्ड्स में आता है यहाँ। तो ये कॉल किया, ये कंट्रोल इधर जाएगा, मल्टीप्लाई के बाद ये कंट्रोल इधर चला जाएगा, ये आपसे इनपुट लेगा फर्स्ट नंबर फिर सेकंड नंबर और मल्टीप्लाई करके रिजल्ट शो कर देगा। तो ये प्रोसीजर है विदाउट पैरामीटर। और सर ये प्रोसीजर वैल्यू का जो जो भी है ना, उसको हम्म, इट इट इज रिटर्न। नहीं, ये रिटर्न नहीं करता, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये सिर्फ टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे देखो ना, बोल्ड, वर्ड के अंदर बोल्ड होता है, वो कोई वैल्यू रिटर्न तो नहीं कर रहा ना, वो सिर्फ बोल्ड कर रहा है और कोई काम कर रहा है? नहीं। बस, वो प्रोसीजर है, अटैलिक प्रोसीजर है, अंडरलाइन प्रोसीजर है, उसके पीछे एक प्रोसीजर चल रहा है कि आप जब भी अटैलिक पे क्लिक करेंगे तो आपके टेक्स्ट को अटैलिक कर देगा, उसका एक ही काम है। तो याद रखें, प्रोसीजर हो या फंक्शन हो, हमेशा सिंगल टास्क परफॉर्म करेगा, बस एक। और ये एरर फ्री होता है, ठीक है, क्योंकि हम इस पे हमने इसको मैनी टाइम टेस्ट किया होता है। ठीक है, ठीक है सर। अब ये देखो सम का प्रोग्राम जो हमारा पहला प्रोग्राम था, प्रोसीजर सम के नाम से बनाया, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया N1 N2 और सम, मतलब ये कंपलसरी नहीं है अब तो, ठीक है, लेकिन बहरहाल यह पार्ट ऑफ प्रोग्राम कोड है। यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया N1 N2, सम करवा दिया और प्रिंट सम, बस। इसमें हम प्रिंट करवाते हैं वैल्यू को, ठीक है। और यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं, जब कॉल किया तो उसने आपको ये प्रोग्राम रन कर दिया। रोटी खानी है। ठीक है सर। ठीक है, जी। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इनपुट नंबर एंड डिस्प्ले स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने प्रोसीजर बना दिया स्क्वायर के नाम से, प्रोसीजर स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट, डिक्लेयर कर दिया नम और रिजल्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है। आउटपुट इंटर नंबर, यहाँ पे यूजर प्रॉम्प्ट किया इनपुट नम, ये रिजल्ट और आउटपुट रिजल्ट। अच्छा देखो, अब देखो 3 टाइम मैं कॉल करूँ, 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ये बेनिफिट होता है। एक दफ़ा प्रोग्राम कोड बना दो, फिर आप उसको मैनी टाइम कॉल करो।
सर 3 दफ़ा कॉल क्यों है ना? यही तो पर्पज है। आप बोल्ड कितनी बार करोगे? अगर आप वर्ड पे सर डॉक्यूमेंट टाइप, आप जितनी बार आपको बोल्ड चाहिए उतनी बार कॉल करोगे ना। लेकिन सर प्रोग्राम ने बस बोला था मेक अ नंबर यूजिंग प्रोसीजर फंक्शन विच कैलकुलेट्स स्क्वायर नंबर। हाँ, तो ये कैलकुलेट कर रहा है। मैंने एक दफ़ा ये सारी टेस्टिंग कर ली है ना इसके ऊपर। ये हमेशा मुझे स्क्वायर प्रिंट करके देगा। लेकिन देखो, तुम अगर विदाउट प्रोसीजर चलाओगे तो एक ही दफ़ा चलेगा ये। लेकिन अगर तुम चाहते हो प्रोग्राम कोड में मैनी टाइप चलाऊं, तो फिर प्रोसीजर या फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर रीयूजेबिलिटी। टेक्निकली लूप्स में भी नहीं नहीं, लूप मतलब। लूप समथिंग है। लूप इज पार्ट ऑफ सूडो कोड, नॉट अ फंक्शन। अच्छा। आप वो चला रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं। आप लूप 10,000 दफा चलाओ, लेकिन आप उसे कॉल थोड़ी कर सकते हो, एक ही दफा कॉल करोगे ना। हम्म। आप चाह रहे हो मैनी टाइम कॉल। इसको ऐसे समझ लो, तुम्हारे घर में गार्डन है। फर्ज करो तुम्हारे घर में नहीं गार्डन है। नहीं सर। फर्ज कर लो तुम्हारे घर में गार्डन है। अब तुमने तुमने बाहर से बंदा कॉल किया, वो हर हफ्ते आता है, वो गार्डनिंग करके चला जाता है। ऐसे ही है ना? तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट हम्म। तो है ना। इस यहाँ पे भी ऐसे ही है कि आप एक दफा प्रोग्राम कोड बना दें, अगर विदाउट फंक्शन और प्रोसीजर है तो एक ही दफा चलेगा, लेकिन आप उसे कॉल नहीं कर सकते मैनी टाइम। मुझे तो कॉल करना है। कॉल करने के लिए मैं मैनी टाइम कॉल करूंगा, वन टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। आप सिर्फ बोल्ड का मान ध्यान में रखो ना। मेरा एक पेज का डॉक्यूमेंट है और 4 जगह पे मैंने बोल्ड करना है, तो मैं सेलेक्ट करके बोल्ड करूंगा ना, तो हर दफा मुझे वो मेरे डॉक्यूमेंट जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो बोल्ड करके चला जाएगा। ऐसे ही ये है ठीक है प्रोसीजर। सर। तो इसको माइंड में रखो। रीयूजेबिलिटी, रीयूज का मतलब है कि मुझे जब भी यूज करना है, मैं उसको कॉल करूंगा। यह है प्रोसीजर विद पैरामीटर। अभी तक हमने पढ़ा था प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर, और हम पढ़ रहे हैं प्रोसीजर विद पैरामीटर। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट इज ऑफन यूजफुल टू पास अ वैल्यू टू अ प्रोसीजर दैट कैन बी यूज टू मॉडिफाई द एक्शन टेकन। फॉर एग्जाम्पल, टू डिसाइड हाउ मेनी स्टार वुड बी आउटपुट। अब पिछले प्रोग्राम में स्टार एक जितने मैंने मेंशन किए थे मैं उतनी दफा प्रिंट कर रहा था, लेकिन मैं उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकता था। तो इसके लिए मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी। दिस इज डन बाय पासिंग एन आर्गुमेंट when the procedure is called to be used as a parameter by the procedure. प्रोसीजर विद पैरामीटर, ये हमारा टास्क है। नेक्स्ट एग्जांपल तो लिखो। सर पैरामीटर्स बेसिकली। वेरिएबल्स। सर पैरामीटर्स बेसिकली। वेरिएबल्स अच्छा। वेरिएबल ये दिया हुआ ना यहाँ पे, ये a parameter is a value that is sent from the main program to the subroutine। ये कह रहे हैं a parameter is a value that is sent from the main program, यानी मेन प्रोग्राम वैल्यू सेंड करेगा प्रोसीजर को। तो प्रोसीजर या फंक्शन क्या होते हैं? जो मेन के अंदर काम करते हैं, जो मेन के अंडर काम कर रहे हैं, उनका काम ही ये होता है जिस काम के लिए उन्हें रखा गया है। पैरामीटर और डिक्लेयर इन साइड ब्रैकेट आफ्टर दी सब रूटीन नेम एग्जाम्पल, ये दिया हुआ है। आपने ये लिखा हो प्रोसीजर्स, प्रोसीजर का नाम, और ब्रैकेट के अंदर ये पैरामीटर 1 आ गया, कॉमा पैरामीटर 2। इसमें एक और चीज में से डेटा टाइप भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। सर वेरिएबल की डेटा टाइप होती है ना, यहाँ पे आप वेरिएबल की डेटा टाइप बताओगे, और ये एंड प्रोसीजर। और ये आगे फंक्शन भी आएगा, जैसे फंक्शन आइडेंटिफायर पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, इसके साथ आप डेटा टाइप बताओगे, और एंड फंक्शन। सर ये एक सर हम पैरामीटर क्यों को डाल क्यों रहे हैं लेकिन? वैल्यू रिसीव करने के लिए। इस तरह हमारे प्रोग्राम के अंदर, कोड के अंदर वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या होता है? हम्म। मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर होती है। क्योंकि अगर अच्छा। मेमोरी में वैल्यू स्टोर नहीं होगी तो प्रोसेसिंग नहीं होगी। तो अगर प्रोसेसिंग नहीं होगी तो आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन या प्रोसीजर को वैल्यू देनी है। ये भी आगे जा क्लियर हो जाएगा। ये देखो ना, ये बताता हूँ। कह रहा है दिस हैज टू पैरामीटर। ये देखो, num1 num2। ये प्रोसीजर बना दिया टोटल के नाम से, एक num1। तो हमें टोटल करने के लिए मिनिमम 2 नंबर तो चाहिए ना। जी। तो दो वैल्यू कैसे पास करूंगा? मैं वैल्यू हमेशा डिफरेंट वैल्यू पास करूंगा जब भी मैं प्रोग्राम चलाऊंगा। अब जैसे ये लिखा है, ये टोटल, ये मेन के अंदर हो रहा है। मैंने 1, चला गया इसके पास, 2 चला गया इसके पास, और जो भी यहाँ इन दो प्रोसीजर और एंड प्रोसीजर तरह के प्रोग्राम कोड होगा वो टोटल करके प्रिंट कर देगा। और वेरिएबल एग्जांपल, मैं वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करके, जैसे num1 यहाँ चला गया, num2 यहाँ चला गया। अच्छा, एक चीज याद रखना,
कि जितने जितने पैरामीटर यहाँ होंगे इतनी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे आर्गुमेंट कहते हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि पैरामीटर दो हो और मैं तीन वैल्यू पास कर दूं। ये पॉइंट समझ में आया? जी जितने सर। जितने पैरामीटर होंगे उतनी ही आर्गुमेंट होंगे। आर्गुमेंट का मतलब वो जिसके थ्रू आप वैल्यू पास करेंगे। ठीक है। जी सर। अब ये पासिंग पैरामीटर बाय वैल्यू। अब वैल्यू पास करने के दो तरीके हैं, एक है पासिंग पैरामीटर बाय वैल्यू और एक पासिंग पैरामीटर बाय रेफरेंस। ठीक है। ये दो तरीके होते हैं आर्गुमेंट पास करने के ना, पैरामीटर पास करने के। इन सूडोकोड पैरामीटर कैन बी पास इन टू मेन वेज, बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस। Here explanation of both type and example of how they are used in procedure. So passing parameter by value. When parameter are passed by value, the procedure or function receive copy of the actual parameter value. यानी जो जब मैं इसको वैल्यू पास करूंगा तो बेसिकली उसकी कॉपी जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू नहीं जाएगी। चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इन साइड द प्रोसीजर और फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। अब जो वैल्यू मैंने पास की है वो तो कॉपी गई है, यानी ओरिजिनेटर की तरफ से, यानी मेन प्रोग्राम की तरफ से कॉपी गई है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं गई। यानी वैल्यू मूव नहीं हुई, वैल्यू अपनी जगह में मौजूद है, सिर्फ उसकी कॉपी भेजी थी कि भाई इसके ऊपर ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, स्क्वायर निकाल दो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट वो आपने करवा दी। इसको कहते हैं पासिंग पैरामीटर बाय वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट यही होता है, बाय डिफॉल्ट यही होता है। लेकिन जब हम चाहते हैं कि जो वैल्यू मैंने पास की है उसके अंदर कोई चेंजेस आ जाए तो फिर हम पास पैरामीटर बाय रेफरेंस करेंगे। बहरहाल यहाँ पे पहले एग्जांपल दी हुई प्रोसीजर इंक्रीमेंट बाय वैल्यू। ये मैंने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है इंक्रीमेंट बाय वैल्यू के नाम से। नम इज द पैरामीटर और इसकी डेटा में टीचर है। अब ये क्या करता है, नम इज इक्वल टू नम प्लस वन, नम इज इक्वल टू नम प्लस, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसके अंदर प्लस वन कर देगा और नम में स्टोर कर देगा। फिर मैं इसको आउटपुट इन साइड इंक्रीमेंट बाय वैल्यू। तो जो भी यहाँ पे नम के अंदर वैल्यू थी उसने इसको प्रिंट कर हम्म। दिया। सर एक सेकंड, इनसाइड इंक्रीमेंट बाय वैल्यू का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रोसीजर के अंदर इंक्रीमेंट जो हो रहा है उसी को प्रिंट कर दे। ओ। अब देखो मैंने 10 पास किया ना, यहाँ से मैंने क्या पास किया, 10। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स के नाम से, ये मेन है। अच्छा ये वाला जो पार्ट है ना मेन का पार्ट है, इसके दो हिस्से हो गए, यानी आपके प्रोग्राम के दो हिस्से हो गए। ये मेन है, ये क्या है, मेन है। मेन प्रोग्राम। हाँ ये मेन प्रोग्राम, और मेन को प्रिंसिपल समझ लो, मेन को आप प्रिंसिपल समझ, और ये वाइस प्रिंसिपल है। सर प्रोसीजर्स को हम डिक्लेयर से पहले हर वक्त करते हैं। प्रोसीजर कहीं भी राइट किया गया, ऊपर भी राइट कर सकते हैं, नीचे भी राइट कर सकते हैं। अच्छा। ये डेफिनेशन है, इसको हम प्रोसीजर डेफिनेशन भी कहते हैं। आप डिफाइन कर रहे हैं ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ कि Fine. प्रोसीजर काम क्या करेगा। तो सारी लॉजिक यही बताऊंगा ना, लॉजिक बिल्डिंग यहीं पे होगी। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग यहीं पे होगी। तो मैंने क्या किया, डिक्लेयर एक्स किया और एक्स के अंदर ये वैल्यू स्टोर कर दी। यहाँ पे मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, कॉल इंक्रीमेंट बाय वैल्यू। तो प्रोसीजर का नाम लिखना जरूरी, एक्स की वैल्यू यहाँ चलेगी, एक्स की वैल्यू यहाँ चलेगी, इसने ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर दी। तो 10 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये 11 प्रिंट कर हाँ, देगा। 11। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू आउटपुट आउटसाइड इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 10। सर 11। नहीं 10 होगा ना। ओ हाँ सॉरी, 10। तो वो तो यहाँ पे 11 प्रिंट होगा ना। तो मैंने अच्छा। 10 को मूव आउट नहीं किया, मैंने 10 की कॉपी भेजी थी, मैंने 10 की इसको क्या भेजी थी, कॉपी भेजी थी। अगर यहाँ कोई चेंज आ रहा है तो यहाँ कोई रिफ्लेक्ट नहीं आएगा, ओरिजिनल वैल्यू पे कोई चेंज नहीं नहीं आएगा। आएगा, नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा अब सेकंड सर पैरामीटर, हाँ सर पैरामीटर को हम मतलब किसी भी नाम रख सकते हैं, राइट? मतलब पैरामीटर प्रोस- 1, पैरामीटर 2 या नहीं वो कुछ तो भी। नंबर ऑफ पैरामीटर था ना, यानी ये वेरिएबल का नाम होगा ना, जैसे num1 num2 num3 ऐसे रख सकते हैं। अगर तुम टोटल का प्रोग्राम बनाओगे तो मिनिमम दो वेरिएबल तो, दो पैरामीटर तो डिफाइन करोगे ना, मिनिमम दो या दो से हम्म। ज्यादा जो भी हो। ठीक है। ठीक है सर। तो ये हो गया। अच्छा अब जो सेकंड पैरामीटर जो पास होता है वो बाय रेफरेंस होता है। इन द एग्जांपल द वैल्यू ऑफ एक्स रिमेन अनचेंज
आउटसाइड द इंक्रीमेंट, अच्छा ये उसी का कह रहा है। इन दिस एग्जांपल, वही बात जो मैं तो पहले बता चुका हूँ, इन दिस एग्जांपल द वैल्यू ऑफ एक्स रिमेन अनचेंज आउटसाइड द इंक्रीमेंट बाय वैल्यू प्रोसीजर बिकॉज द प्रोसीजर वर्क्स विद अ कॉपी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैंने 10 की वैल्यू, 10 ओरिजिनल वैल्यू नहीं गई, 10 ओरिजिनल नहीं गया, इसकी कॉपी यहाँ पे गई। तो यहाँ 11 हो गया और यहाँ 10 हो गया। जी ठीक है। सर। अच्छा फिर कह रहा है when parameter are passed by reference, when parameter are passed by reference, the procedure or function receive reference to the actual parameter. Changes made to the parameter inside the procedure or function affect the original value. इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जब मैं बाय रेफरेंस पैरामीटर पास करूंगा तो उसका एड्रेस जाएगा, वैल्यू का एड्रेस जाएगा। क्या जाएगा? वैल्यू का एड्रेस। एड्रेस। तो जब एड्रेस चला गया तो एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द प्रोसीजर और फंक्शन अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू पे भी इंपैक्ट आएगा। अब इसको देखते हैं एग्जांपल के साथ। ये तो पढ़ लिया। ओके, ये तो हो गया। अब ये देखो एग्जांपल, प्रोसीजर इंक्रीमेंट बाय रेफरेंस। अच्छा यहाँ पे ना रेफ लिखना जरूरी है। ठीक है, वहाँ प्रीवियस वाले में रेफ नहीं था, ठीक है, खाली ये था। जब आप पैरामीटर डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे रेफ जी लिखना सर। जरूरी, ठीक है, नम कॉलन और ये इंटीजर डेटा बता दी, ये करना जरूरी है यहाँ पे। तो ये सर मैं, इसमें दो पैरामीटर्स हैं? नहीं एक ही है ना। अच्छा, नम सिर्फ एक ही रेफरेंस पैरामीटर है, अच्छा। रेफ का मतलब रेफरेंस, बाय रेफरेंस। मतलब मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, जो वैल्यू पास करूंगा उसका एड्रेस जाएगा। ठीक है, यानी मैंने रिसीव तो करना है एड्रेस, एड्रेस का मतलब क्या है? जहां वैल्यू होल्ड होती है मेमोरी के अंदर। एक तो वैल्यू जा रही ना, वैल्यू का एड्रेस नहीं जा रहा है। जब मैं वैल्यू का एड्रेस पास करूंगा तो मैं चेंजेस को परफॉर्म कर सकता हूँ। जब भी आपने कोई चेंजेस करनी होगी ना, तो आप बाय रेफरेंस पैरामीटर ट्रांसफर, यहाँ पे बाय रेफरेंस भी कुछ लोग लिखते हैं, बाय रेफरेंस। अच्छा ठीक है। रेफरेंस नम डी। अच्छा यहाँ पे देखो 10 की वैल्यू वाई पे चली गई, एक्सप्लोर कर दी। यहाँ से मैं कॉल करूँ इंक्रीमेंट बाय रेफरेंस, ये वाई की वैल्यू 10 यहाँ पे चला गया, यहाँ गया, उसने कंट्रोल यहाँ दे, तो 10 + 1 कितना हो गया? 11 हो गया। जी सर। क्या है, इन द एग्जांपल द वैल्यू ऑफ y इज चेंज इनसाइड द इंक्रीमेंट बाय रेफरेंस प्रोसीजर बिकॉज द प्रोसीजर वर्क्स विद द रेफरेंस टू y। तो अगर मैंने चूंकि इसका एड्रेस पास कर दिया है, ठीक है, तो एड्रेस पे जाके मैं उसकी कोई भी मैं, यानी 10 पास तो 10 हुआ, लेकिन एक्चुअली मैं 10 के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। मैं 10 को कब 10 + 1 नहीं करूंगा, मैं कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। आउटपुट आउट से इंक्रीमेंट, यहाँ पे तो 10 ही प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट हो सकता है। यहाँ कह रहे हैं वही दोबारा एक्सप्लेनेशन, द प्रोसीजर फंक्शन गेट्स अ कॉपी ऑफ द पैरामीटर। जब बाय वैल्यू करते हैं, चेंजेस इनसाइड द प्रोसीजर डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू। बाहर जो वेरिएबल, ओरिजिनल वेरिएबल, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यूज व्हेन यू डू नॉट वांट टू मॉडिफाई द ओरिजिनल वैल्यू, ये उस वक्त करेंगे जब आप ओरिजिनल वैल्यू के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते। बाय रेफरेंस में क्या होगा, द प्रोसीजर और फंक्शन गेट्स अ रेफरेंस टू द पैरामीटर, यानी उसका एड्रेस। चेंजेस इनसाइड द प्रोसीजर अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल, यूज व्हेन यू नीड टू मॉडिफाई द ओरिजिनल वेरिएबल। इसका मतलब यहाँ के अगर वहां पे 11 प्रिंट हो रहा है, अगर इन साइड द प्रोसीजर 11 प्रिंट हो रहा था, यहाँ पे 11 प्रिंट होगा। एक सेकंड। अच्छा फिर यहाँ पे ना एक और कॉन्सेप्ट आता है, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। A global variable can be used in any part of the program. Its scope cover the whole program. A local variable can only be used by the part of the program it has been declared in. It is restricted to that part of the program. लोकल वेरिएबल वो होगा जो फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर डिफाइन किया होगा।
ठीक है। तो सर पैरामीटर। हाँ, देखो ये बता रहा हूँ, ये यहाँ पे बता देता हूँ। ये जैसे लिखा ना वैल वन और वैल टू, ये लोकल वेरिएबल है। ये क्या है? लोकल वेरिएबल। लोकल। अगर इससे बाहर कोई मैं क्या कहते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ प्रोसीजर से बाहर, या मेन के अंदर कह रहे हैं, सो वो ग्लोबल वो वेरिएबल होगा। ग्लोबल हो जाएगा, जिसको उस प्रोग्राम के अंदर जितने भी प्रोसीजर होंगे या फंक्शन होंगे सब कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, अ प्रोग्राम यूजेस बोथ लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, डिस्क्राइब टू डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, डिफरेंस वन डिफरेंस टू। तो ये हमें बताना है, ये भी देख लेते हैं। लोकल वेरिएबल, स्कोप इज अ डिफाइंड ब्लॉक ऑफ कोड और सबरूटीन प्रोसीजर फंक्शन, यानी फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसका स्कोप वहां तक लिमिटेड होगा, बाहर से उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। ग्लोबल वेरिएबल स्कोप इज द होल प्रोग्राम, यानी ये प्रोसीजर से बाहर होंगे और इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, और कोई भी एक्सेस कर सकता है। कोई भी प्रोसीजर, कोई भी फंक्शन या सब रूटीन, सबका एक ही मतलब होता है। सब रूटीन, प्रोसीजर, फंक्शन, मॉड्यूल, एक और वर्ड आता है मॉड्यूल, सब मॉड्यूल। लोकल वेरिएबल क्या है? वैल्यू कैन नॉट बी चेंज एल्सवेयर इन द प्रोग्राम, क्योंकि ये लोकली एक्सेस है, ग्लोबल एक्सेस नहीं है। ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू कैन बी चेंज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। जी सर। यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल टोटल सीट्स, ये 100 यहाँ पे स्टोर है। ग्लोबल वेरिएबल एक्सेसिबल एनीवेयर, ये मैंने प्रोसीजर लिखा बुक सीट के नाम से। ऐसा सर, ये ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल मतलब ये मतलब ये डिक्लेयर भी वेरिएबल, नहीं है, इसका डेटा टाइप भी नहीं है। नहीं वो जरूर वो ओ हाँ, जरूरी नहीं है। सॉरी जरूरी सॉरी, नहीं है ना। असाइनमेंट था। असाइनमेंट किया इसका मतलब पहले से डिक्लेयर्ड है ना। 100 हम्म। यहाँ पे स्टोर है, तो कहने का मकसद है कि इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता जी। है। अब ये जो प्रोसीजर यहाँ पे जो अवेलेबल सीट के नाम से एक वेरिएबल है, ये लोकल है। ठीक है, क्या है? लोकल। लोकल। ये लिखा है ना लोकल वेरिएबल। अच्छा, अब देखो इसी वेरिएबल को, टोटल सीट को यहाँ भी एक्सेस किया जा रहा है। अवेलेबल सीट लोकल है और टोटल सीट ग्लोबल है, एक्सेसिंग द ग्लोबल वेरिएबल, यानी ये यहाँ पे आ गया। उसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 100 आ गई, यहाँ पे वैल्यू 100 आ गई। इफ सीट रिक्वेस्ट इज लेस देन इक्वल टू सीट अवेलेबल, अवेलेबल सीट, देन टोटल सीट को अपडेट कर देगा, यानी टोटल सीट माइनस सीट रिक्वायर्ड, मॉडिफाइंग द ग्लोबल वेरिएबल। तो इसका मतलब 100 में से वैल्यू माइनस हो जाएगी। आउटपुट, बुकिंग सक्सेसफुल सीट लेफ्ट टोटल सीट, अब टोटल सीट चेंज होगी। यहाँ हमने कहा टोटल सीट है ही 100, तो लेकिन हमने प्रोसीजर के थ्रू उसको चेंज कर दिया। तो फर्ज करें एक सीट, टोटल सीट 100 है और 10 रिक्वायर्ड है, तो कितनी होगी? 90 होगी। तो यहाँ पे 90 सीट्स अब अवेलेबल है। एल्स आउटपुट नॉट इनफ सीट अवेलेबल, अगर ये प्रोग्राम कोड नहीं चाहिए, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब मेन प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, मैंने बुक सीट 5 किया, तो यहाँ पे 5 गया, क्या गया? 5। तो 100 माइनस 5, तो ये 95 आ जाएगा। और अगर मैंने बुक सीट 10 पास किया, कॉल द प्रोसीजर विद 5 सीट, कॉल अगेन यूजिंग अपडेटेड टोटल सीट। 100 में से 5 माइनस 95 हो गया। अब ये 10 माइनस हो जाएंगी तो 85 सीट रह जाएगी। आउटपुट फाइनल सीट अवेलेबल, टोटल सीट यहाँ पे 85 लिखा होगा, ग्लोबल वेरिएबल रिटेन अपडेट वैल्यू। समझ आया? जी सर। यहाँ पे इसकी वो दे दी है, क्या कहते हैं, समरी। ग्लोबल वेरिएबल टोटल सीट डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल फंक्शन, एक्सेसिबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम, यानी प्रोसीजर के अंदर भी हमने इसको एक्सेस कर लिया। कीप्स इट्स अपडेटेड वैल्यू अक्रॉस फंक्शन कॉल, और इसकी वैल्यू पहले 100 थी, अब 85 हो गई। लोकल वेरिएबल अवेलेबल सीट्स, ये टोटल सीट ग्लोबल वेरिएबल। डिक्लेयर इनसाइड बुक सीट प्रोसीजर एग्जिस्ट ओनली व्हाइल द फंक्शन रन्स, रीसेट एवरी टाइम द फंक्शन इज कॉल्ड, ये हमेशा रीसेट हो जाएगा, क्योंकि जब आप नंबर ऑफ सीट उसको देंगे ना, इतनी चाहिए, तो ये हमेशा वैल्यू को चेंज कर देगा। प्रोग्राम बिहेवियर क्या है? स्टार्ट विद टोटल सीट 100, फर्स्ट कॉल बुक सीट 5 के नाम से आपको ये 5 सीटें चाहिए, अपडेट टोटल सीट टू 95, अब टोटल सीट 95 क्योंकि 5 माइनस होगी। फिर सेकंड कॉल की बुक सीट 10, अपडेट टोटल सीट टू 85, देखो 85 आया। फाइनल आउटपुट प्रिंट टोटल सीट 85, शोइंग द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 85 हो जाए।
क्लियर? ठीक है सर। टोटल सीट इज अ ग्लोबल वेरिएबल एक्सेसिबल इनसाइड बुक सीट एंड इन द मेन, ये कहीं भी एक्सेसिबल है। अवेलेबल सीट इज अ लोकल वेरिएबल एग्जिस्ट ओनली इनसाइड बुक सीट, सो इट रीसेट एवरी फंक्शन कॉल, जब भी फंक्शन कॉल होगी ये रीसेट हो जाएगी। हाँ, ये दोबारा वही प्रोसीजर स्टार्ट विद पैरामीटर डेफिनेशन। तो हमने लिख दिया प्रोसीजर, वेरिएबल प्रोसीजर का नाम स्टार है, ये पैरामीटर नंबर के नाम से, डेटा टाइप इंटीजर है। डिक्लेयर काउंटर इंटीजर, और ये लूप चला दिया और काउंटर इक्वल 1 टू नंबर। तो यहाँ पे जैसे 7 जाएगा ना, यहाँ पे 7 जाएगा, तो और 7 उसके बाद यहाँ आ जाएगा कि 1 to 7, तो 7 टाइम स्टार प्रिंट हो जाएगा, ये लूप चल जाएगा। तो आपका प्रोग्राम कोड ये है। हमने इसको इनक्लोज कर दिया प्रोसीजर के अंदर, प्रोसीजर एंड प्रोसीजर। यहाँ से मेन से वैल्यू पास होगी, मैंने ये आर्गुमेंट है, अगर एक एक पैरामीटर तो आर्गुमेंट भी एक होगा, तो यहाँ पे 7 पास हुआ, 7 यहाँ आया, अब ये लूप चलेगा 1 to 7। अगर मैं इसको स्टार 9 करूंगा तो ये फिर 9 टाइम स्टार प्रिंट कर। सर मतलब 9 इनपुट होता। हाँ, 9 इनपुट हो गया। सर ये जो कॉल कॉल का जो वो है ना, इसको कैपिटल ऑल कैप्स में होना। हाँ, कॉल कीवर्ड है तो वो कैपिटल में आएगा। अच्छा ओके। ये आगे आई थिंक कोई होगा, ये लिखा हुआ है, ये देखो, कॉल स्टार। मैंने 7 को माय नंबर वेरिएबल में डाल दिया। अच्छा, डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, कॉल स्टार 7, तो ये 7 यहाँ चला गया, इसके पास आया, ठीक है, इसने यहाँ भेज दिया, तो अब ये लूप चलेगा 1 to 7 का। दूसरा तरीका है कि 7 को वेरिएबल में स्टोर कर दो, कॉल स्टार माय नंबर, अब माय नंबर में 7 स्टोर है, तो ये इससे जाके लिंक हो जाएगा आगे, वही जैसे नंबर का लिंक यहाँ आ जाएगा, फिर उतने टाइम जो भी वैल्यू पास करोगे उतने टाइम ये लूप चलेगा। ठीक है सर। ठीक है, अब ये देखो स्क्वायर का प्रॉब्लम पीछे भी देखा था ना, विदाउट पैरामीटर था, अब ये विद पैरामीटर है। आपने प्रोसीजर लिखा है स्क्वायर, और नम पैरामीटर है, डेटा टाइप इंटीजर है। लेकिन यहाँ पे आपने अपना सूडो कोड राइट कर दिया, लॉजिक बिल्ड कर दी। तो मैंने 3 कॉल किया, देखो 3 आ जाएगा, 3 इधर आया, तो ये प्रिंट कर देगा 9। मैंने मैंने 5 को पास किया, इसने इधर पास किया, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25। फिर मैंने 4 पास किया, 4 इधर आ गया, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 60, और ये आउटपुट। 16। हाँ, तो ये आपके सर ये इनपुट हो गए। ट्रेस टेबल के फ्लो चार्ट्स में यूजली ऐसे आते हैं। हाँ, वो अलग है, वो मतलब ये बेस बनेगी उसकी ना, ट्रेस टेबल को समझने में हम्म। आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जी सर। तो क्विकली हम फंक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब प्रोसीजर फंक्शन में बस एक डिफरेंस है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, और वो मेन के अंदर वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लो एक दफा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर एक ओवरव्यू दे देंगे कि अभी आपने क्या पढ़ा है? हमने आज का टॉपिक था फंक्शन एंड प्रोसीजर ना। प्रोसीजर हमने पढ़ लिया, फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों सेम है। ये वीडियो भी आपको भेज दूंगा ना, और ऑलरेडी एक वीडियो मैंने भेजी हुई है, आपने आज की वीडियो देखी जो मैंने भेजी है, मुख्तलिफ वीडियोस। तो जी मैं, सर। हाँ, मैं मार्क कर देता हूँ अभी ना कि फंक्शन के नाम से मैंने वीडियो शेयर की हुई है, वो लाजमी देखिएगा क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है, तो यू मस्ट नो दैट ना। सर हम मुझे अरे का देखना है और फंक्शन का प्रोसीजर। हाँ, मैंने वन मतलब डी सबसे अरे। पहले जो आज करना है वो कौन सा वीडियोस हाँ, हैं? मैं आज का जो टॉपिक है ना, पहले उसको मार्क करता हूँ ना।
एक सेकेंड, ताकि आप लोगों को रिमाइंडर रहेगा। अच्छा, इन द मीन टाइम ये पढ़ लें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे प्रोसीजर्स और फंक्शंस के अंदर खास फर्क है एक ही या? फर्क, एक ही, दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम एक ही है कि ये सिंगल टास्क को परफॉर्म करते हैं। और बेसिक पर्पस होता है रीयूजेबिलिटी। क्या होता है? रीयूजेबिलिटी, यूजबिलिटी। यानी मैं प्रोग्राम कोड एक ही दफा लिखूंगा, लेकिन मैं उसे यूज बार बार करूंगा। ठीक है। अच्छा, असल ये में मैंने एक मार्क, पर्टिकुलर पास पेपर सॉल्व कर रहा था, तो उसके अंदर वो आया हुआ था कि फंक्शन एक सब रूटीन होता है जो बिल्कुल। ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू, और हाँ, प्रोसीजर होता है कि दैट में नॉट रिटर्न अ वैल्यू, मतलब दोनों सब जरूरी नहीं रूटीन है, पहली बात, दोनों क्या है? सब सब रूटीन। रूटीन। और दोनों सिंगल टास्क को परफॉर्म करेंगे, यानी हमेशा स्पेसिफिक टास्क। अगर आपने एग्जाम्पल यूं ले लो कि मैंने सम का प्रोग्राम बना दिया, एक दफा बना दिया, याद है हमने पहला सूडो कोड क्या किया था? राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर, यही किया था ना हमने। जी जी सर। सर। तो अब ये बेसिक होता है। अब मैंने बना तो दिया, लेकिन मैं एक ही दफा चला सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं मैनी टाइम चलाऊं, तो फिर मैं उसको या तो प्रोसीजर के थ्रू रन करूंगा या फंक्शन के थ्रू रन करूंगा। इन दोनों में फर्क, ये हमेशा सम ही करके देगा, या प्रोसीजर सम करके देगा या फंक्शन सम करके देगा। फर्क सिर्फ ये है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा और वो प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो और सर इसकी, ये क्या लिखा है, द फंक्शन स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग इमीडिएटली, देखो मतलब देखो, प्रोग्राम को मैं एक्सिक्यूट करना बंद करता है? उसी पे आ रहा हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अब फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो रीयूजेबल, यानी मैं प्रोग्राम कोड एक दफा बनाऊंगा, आई विल यूज इट मैनी टाइम, एज मैनी टाइम जितनी भी मुझे रिक्वायर। ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, वही वाली बात, सिंगल टास्क होगा, ये मल्टीपल टास्क नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान। इट रिटर्न अ वैल्यू टू द प्रोग्राम दैट इट कॉल, जब मैंने इसको कॉल करेगा तो ये अपना टास्क परफॉर्म करके वैल्यू रिटर्न कर देगा, यानी रिजल्ट रिटर्न कर देगा। द रिटर्न प्रोसेस कैन अकर थ्रू द रिटर्न स्टेटमेंट, ये रिटर्न कीवर्ड है, ठीक है, इसके थ्रू हम ये परफॉर्म करवाते हैं। असाइनिंग अ वैल्यू टू द फंक्शन आइडेंटिफायर, इसके थ्रू भी रिटर्न कर सकते हैं। वंस अ वैल्यू इज रिटर्न, अब जब वैल्यू रिटर्न होगी तो इसका काम खत्म हो गया ना। द फंक्शन स्टॉप एग्जीक्यूट इमीडिएटली, जब उसने अपना काम करके वैल्यू रिटर्न कर दी तो हमारा पर्पज अचीव हो गया, तो अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। एनी कोड रिटर्न आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूट, क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड है। क्या है? इस ब्लॉक के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ जो कुछ होगा ये रिटर्न कर देगा। मेन को रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद कोई भी मैंने यहाँ लाइन लिखी है ना, उसको रन नहीं करेगा, ये इसका मतलब ये है। अच्छा। समझ आ गया? ये मेन जी है, सर। यानी मेरा असल ये पेज ऐसे डिवाइड होता है, समझ लो एक पेज है, तो पेज के दो हिस्से हैं। तो दोबारा बनाता हूँ, ये एक पेज है, ये पूरा प्रोग्राम है, इसके दो हिस्से हो गए। तो ये आपका मेन हो गया, ठीक है। और ये, इसके अंदर मैंने ब्लॉक ऑफ कोड राइट कर दिया। अब उसने वैल्यू रिटर्न कर दी मेन को। अब यहाँ कुछ भी लिखा हो, इसको इससे कोई लेना देना नहीं, ये रन करेगा जो इसके अंदर है, इस ब्लॉक के अंदर जो कुछ। इसका मतलब ये है, क्योंकि यहाँ रिटर्न लिखा होगा ना, रिटर्न इसकी आखिरी लाइन होती है। ये भी एग्जांपल आगे आएगी ना। अच्छा, जैसे प्रोसीजर विद पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर और विद पैरामीटर होता है। तो पहले हम विदाउट पैरामीटर देख रहे हैं। फंक्शन, फंक्शन नेम, ठीक है, और रिटर्न डेटा टाइप। यहाँ पे ना रिटर्न भी लिखोगे और डेटा टाइप भी बताओगे। कोड टू एग्जीक्यूट इन द फंक्शन, यहाँ पे आपका ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएगा, और आखिर में ये रिटर्न वैल्यू और एंड फंक्शन। ये इसका सिंटैक्स है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये सिंपल सी एग्जांपल आ गई। फंक्शन ऐड नंबर के नाम से फंक्शन बना दिया, या अभी विदाउट पैरामीटर, तो जो ब्रैकेट है खाली है यहाँ पे, लेकिन आपने रिटर्न लाजमी लिखना और डेटा टाइप बताने की ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी टाइप क्या है। ये जो रिटर्न इंटीजर लिख रहे हैं इसके साथ डेटा टाइप आता है ना, मतलब इसका मतलब है कि जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उसके बारे में आपको कंफर्म होना चाहिए उसकी डेटा टाइप, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न बूलियन आ सकता है, ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न कर सकता है, जो आप रिटर्न स्ट्रिंग आ सकता है, ठीक है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये रिटर्न क्या करेगा। अब ये तो सारे इंटीजर है, सम इज इक्वल टू 5 + 10, सम में स्टोर कर दिया, रिटर्न सम कर दिया। अब ये जो रिटर्न किया है मेन को कर दिया रिटर्न,
Data type specify that the function return a value of particular data type, example integer or string. The return value statement ensure the value return matches the specified data type. यानी जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उससे मैच कर रहा है. वंस अ वैल्यू रिटर्न द फंक्शन स्टॉप एग्जीक्यूशन. क्योंकि ये ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो गया. इसी को तो बार बार हम कहते हैं ये क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड या सब रूटीन. इसकी लिमिट ये है, बस इसके अंदर जो कुछ होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा. समझ आया? जी सर. जी सर. तो कॉलिंग द फंक्शन. अब फंक्शन कॉल करना है, जैसे मैंने आउटपुट लिखा ऐड नंबर. तो अभी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, मेन से कॉल कर रहा हूँ वो, और वो मुझे वैल्यू रिटर्न कर देगा. या मैं स्टोर्ड इन वेरिएबल, जब यानी जब वो वैल्यू रिटर्न करेगा तो मैं यहाँ पे स्टोर करके दोबारा यहाँ पे आउटपुट करवा दूंगा. ठीक है, आउटपुट ऐसे. जब किसी वेरिएबल में वैल्यू होल्ड करनी हुई तो फिर इस तरह करें. सही. जी सर. अब जैसे ये एग्जांपल है, ये आपने फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम सम, ये वही प्रोग्राम जब पहले भी कर चुके हैं. और रिटर्न इंटीजर आपने लाजी बताना है, डेटा टाइप लाजी बतानी है. डिक्लेयर वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे. डिक्लेयर n1 n2 सम, ये 3 वेरिएबल जो रिक्वायर्ड है प्रोग्राम. कॉल इंटीजर ये भी हम करते आ रहे हैं. फिर यहाँ पे इनपुट करेंगे, इनपुट n1 n2. ये इसका कमेंट, ये डबल स्लैश कमेंट के लिए होता है, ये लाजमी इंसर्ट करनी यूज कीजिएगा. कैलकुलेट द सम ऑफ n1 n2, सम हो रहा है. और रिटर्न द रिजल्ट, ये रिटर्न कर दे सम. तो ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया. इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन. अब यहाँ मेन प्रोग्राम है, ठीक है, मेन प्रोग्राम से कॉल कर रहे हैं. यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया रिजल्ट के नाम से, उसकी डेटा भी डिफाइन कर दी टीचर. डिक्लेयर वेरिएबल टू स्टोर द रिजल्ट, क्योंकि जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम इसको स्टोर करेंगे. यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं, सम यहाँ से कॉल कर रहा है इसको. ठीक है, उसने ये पूरा इनपुट लेके वैल्यू रिटर्न कर दी. वैल्यू रिटर्न की तो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई. आउटपुट द रिजल्ट, फिर मैंने आउटपुट द रिजल्ट. जी सर. समझ आ गया? जी. ठीक है. तो ये भी एग्जांपल है, वही जो हमने प्रोसीजर में देखा था, इनपुट नंबर एंड डिस्प्ले स्क्वायर. सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है, रिटर्न दी है. बाकी ये आपका प्रोग्राम कोड है, डिक्लेयर कर दिया नम, और रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पे यूजर प्रॉम्प्ट है, इनपुट नम लिया स्क्वायर. यहाँ से वैल्यू पास करूँगा. अच्छा, वहाँ देखो, कॉल प्रोसीजर के साथ आता, फंक्शन के साथ नहीं आता. ये मैंने यहाँ पे कॉल किया इसको. ठीक है, आपने यहाँ जो भी वैल्यू इनपुट करवाई, फर्स्ट के लिए 4 इनपुट करवाया तो उसने 16 का स्क्वायर दे दिया. फिर मैंने दोबारा कॉल किया. ये है रीयूजेबिलिटी, मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ. अब मैंने इसको फर्स्ट कर लो 5 दे दिया, तो उसने मुझे 25 का स्क्वायर दे दिया. फिर मैंने थर्ड टाइम कॉल किया इसको. ठीक है, अब मैंने इनपुट दे दिया फर्स्ट कर ले 6, तो उसने मुझे 36 का स्क्वायर दे दिया. दिस इज रीयूजेबिलिटी. विदाउट फंक्शन और प्रोसीजर मैं रीयूजेबिलिटी को परफॉर्म नहीं कर सकता, नेवर एवर. अगर आपने एक अपने ही बनाए कोड को रिकॉल करना है तो आप उसको फंक्शन या प्रोसीजर के थ्रू यूटिलाइज करेंगे. असल तो कहानी ये है ना, ये मेहनत सारी इसके अंदर है, ये लॉजिक है. ठीक है ना, ये चीज बन जाती है. मैनी टाइम ट्राइड, बहुत दफा ट्राई ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, एक्यूरेट हो जाता है, तब हम इसको फिर फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं. कुछ भी नहीं है, असल कहानी ये है जिसमें आप सब फंसते हैं. सारी मेहनत इसके अंदर. बाकी ये तो सिर्फ हमने मेथड है कि इस तरह फंक्शन बनता है, यहाँ पे कॉल करते हैं. जी सर. अब ठीक है. चलो मैं चला जाता हूँ. हाँ, ये है फंक्शन विद प्री डिफाइंड पैरामीटर. पैरामीटर पहले चला गया. हाँ, यहाँ पे है ना, यहाँ पे फंक्शन विद पैरामीटर. अ फंक्शन इज सिमिलर टू अ प्रोसीजर बट ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू. ठीक है, हमने फंक्शन विदाउट पैरामीटर पढ़ा था. फंक्शन लाइक प्रोसीजर आर डिफाइंड वंस एंड कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम विद इन अ प्रोग्राम. रीयूजेबिलिटी.
फंक्शन कैन बी डिफाइंड विद और विदाउट पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर हमने देख लिया, अब विद पैरामीटर देखेंगे। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजर यूज वेरियस टर्म्स फॉर फंक्शन। पाइथन फ्रूटफुल फंक्शन, पाइथन में हर चीज फंक्शन है। विजुअल बेसिक में फंक्शंस के नाम से, जावा में मेथड विद रिटर्न के नाम से यूज करते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द फंक्शन और प्रोसीजर इज कॉल्ड द हेडर। इट इंक्लूड द फंक्शन नेम, may include parameter, and for function it may specify the return type। तो फंक्शन में रिटर्न टाइप डिफाइन करना जरूरी है। ये बता देंगे, अ फंक्शन टेक्स टू पैरामीटर, डिवाइड देम एंड रिटर्न द रिजल्ट। ये आपने फंक्शन लिख दिया, फंक्शन का नाम डिवीजन है, ये पहला पैरामीटर, ये दूसरा पैरामीटर। अच्छा, यहाँ पे डेटा टाइप भी आएगी, यहाँ मेंशन नहीं है। तो अब ये रिटर्न करेगा फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, रिटर्न कर देगा, रिटर्न करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अच्छा, यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं, ये द मेन प्रोग्राम सेंड 10 एंड 2, देन आउटपुट रिटर्न। तो 10 इसके पास चला गया और 2 इसके पास चला गया। तो 10 डिवाइड बाई 2, तो ये रिटर्न कर देगा 5, ये आउटपुट 5 आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखनी कि जितने आर्गुमेंट हो, ये आर्गुमेंट होते हैं मेन के अंदर, जो हम वैल्यू पास करते हैं उसको आर्गुमेंट कहते हैं। तो यहाँ पैरामीटर कहते हैं। तो जितने पैरामीटर होंगे उतने ही आर्गुमेंट, जितने पैरामीटर होंगे उतने। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ से 3 वैल्यू पास कर रहे हैं तो तीसरी किसके पास जाएगी, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। ठीक है सर। ठीक है। यहाँ पे भी अब ये देखें, इनपुट नेम ऑफ स्टूडेंट एंड रिटर्न हम्म। इट्स लाइन। अब ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यानी फंक्शन के थ्रू करना है। फंक्शन बना दिया नेम लेंथ के नाम से, पैरामीटर नेम रख दिया कॉलन स्ट्रिंग, और ये रिटर्न इंटीजर करेगा, यानी रिसीव स्ट्रिंग करेगा और रिटर्न इंटीजर करेगा, क्योंकि लेंथ रिटर्न करनी है। सर डिक्लेयर कर, ये पैरामीटर के बगैर नहीं हो सकता? पैरामीटर के बगैर क्या रिटर्न क्या करो, हाँ रिटर्न पैरामीटर के बगैर हो सकता है ना, क्योंकि फिर आपको वो अच्छा। सारा इनपुट वगैरह करना पड़ेगा, पीछे प्रोग्राम किया तो सब कुछ यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक। पैरामीटर के बगैर भी हो जाता है, पैरामीटर के साथ भी हो जाता है, लेकिन विद पैरामीटर ज़्यादा बेस्ट होता है, ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है। अब देखो यहाँ पे मैं इनपुट तो नहीं करा रहा ना, मैं तो वैल्यू पास कर रहा हूँ। डिक्लेयर किया एक अच्छा। वेरिएबल लेंथ ऑफ नेम के नाम से बना दिया, लेंथ ऑफ, और इसकी वैल्यू टीचर। अच्छा, अब मैं यहाँ से देखो, यहाँ पे ये मेन है, डिक्लेयर जेड कमा वाई इंटीजर, ये 2 वेरिएबल है। नेम लेंथ के नाम से ही फंक्शन है ये वाला। यहाँ से मैंने पूरी स्ट्रिंग पास की, ये स्ट्रिंग गई नेम के पास, ठीक है, इसने इसको पास कर दिया यहाँ पे। अब लेंथ एक बिल्ट इन फंक्शन, इसने कैलकुलेट की नेम, इसकी लेंथ कितने 10 करेक्ट, 10 को यहाँ स्टोर कर दिया, और फिर मैंने यहाँ रिटर्न कर दिया लेंथ ऑफ नेम। जब रिटर्न किया तो किसने रिसीव किया, जेड। और इसके आगे मुझे आउटपुट कमांड लिख, जिसके बाद आउटपुट करवा सकता हूँ, आउटपुट जेड। अब सेकेंड टाइम मैंने सी एस पास कर दिया, यहाँ पे आर्गुमेंट है, इसको पास किया, दोबारा इसको रिमूव कर देता हूँ, सी एस पास किया इसको, के पास सी एस आया, ठीक है, इसने इसको पास कर दिया। लेंथ ने, लेंथ एक बिल्ट इन फंक्शन है, फंक्शन 2 तरह के होते हैं, यूजर डिफाइन और बिल्ट इन। हम जो भी कर रहे हैं यूजर डिफाइन कर रहे हैं। तो लेंथ इज अ बिल्ट इन फंक्शन, ये लेंथ कैलकुलेट करके यहाँ स्टोर करेगा 2, ये रिटर्न लेंथ ऑफ नेम, ये रिटर्न करेगा वाई को, ठीक है, और उसके बाद हम आउटपुट करा देंगे वाई। ये पॉइंट क्लियर, um कहीं कंफ्यूजन? सर, सर ये जो लास्ट बॉक्स जो है ना, इसको थोड़ा सा समझा दे। ये मेन है, ये क्या है, मेन मेन। प्रोग्राम। शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, कॉल कौन करेगा, मेन। मेन को आप समझ रहे हैं प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल, वो किसको कॉल करेगा, वाइस प्रिंसिपल को। तो ये वाइस प्रिंसिपल है, समझ आए, यानी मेन खुद खुद कोई काम नहीं करेगा, ये सब फंक्शन, सब मॉड्यूल, ये सब रूटीन को कॉल करेगा, उसको बोलेगा आओ ये टास्क तुम्हें मैं दे रहा हूँ, ये परफॉर्म करो। ठीक है सर, तो समझ आए? बेसिकली प्रोग्राम को छोड़ा करता है। हाँ, मतलब इससे फायदा हो गया ना,
मैं इस तरह के वेरियस फंक्शन बना दूंगा, हर काम के लिए फंक्शन। जैसे वर्ड की एग्जांपल दी ना, देखो बोल्ड का फंक्शन अलग है या प्रोसीजर, अटैलिक के पीछे अटैलिक का फंक्शन या प्रोसीजर काम कर रहा है, और अंडरलाइन के पीछे अंडरलाइन का फंक्शन या प्रोसीजर काम कर रहा है। अब बोल्ड अटैलिक नहीं करेगा, अटैलिक बोल्ड नहीं करेगा। अगर कोई एरर आएगा तो मैं इसके प्रोग्राम कोड को चेक करूंगा ना जाके, तो मसला आ जाता है। तो मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं है ना, मेरे लिए आसानी होगी ना, मैंने ब्रेकअप कर दिया। क्या कर दिया? प्रॉब्लम को ब्रेकअप कर। अब आप देखिए, अगर आप वर्ड पे फोकस करें तो वर्ड बहुत सारे फंक्शन और प्रोसीजर का कॉम्बिनेशन है, तब जाके पूरा एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर हैं वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मॉड्यूल्स होते हैं, सब रूटीन्स होते हैं, हर हर टास्क के पीछे एक सब रूटीन रन हो रही है। जी अब्दुल्ला, ये पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक। आपको क्विकली मैं वो प्रोसीजर का वो कर देता हूँ, ठीक है, ताकि फिर आप अलाइन हो जाएंगे। फिर आप वीडियो देख लीजिएगा, ये वाली वीडियो और वो वाली जो मैंने मार्क की है, उससे और आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी सर, आपने क्या बोला? मैंने कहा जो शुरू में हमने पढ़ा है ना, वो थोड़ा मैं रिकॉल कर देता हूँ ना, प्रोसीजर के बारे में। आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ये आपको वीडियो भेज दूंगा ना, ये रिकॉर्डिंग जो है, ये जरा क्विकली पढ़ लो। पढ़ लिया? ठीक है दोनों सर। की दोनों की डेफिनेशन नहीं सेम है। सर। देखो यहां से लेकर यहां तक दोनों की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे ना तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे फर्क है। और पैरामीटर दोनों में होते हैं, और दोनों विद और विदाउट पैरामीटर परफॉर्म कर। पैरामीटर और वेरिएबल्स, ठीक है, जिसके थ्रू वैल्यू पास की जाती है, क्योंकि वैल्यू पास होगी तो काम होगा ना, इन प्रोसेस, यानी पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा। ये पैरामीटर विदाउट, सॉरी, प्रोसीजर विद विदाउट पैरामीटर। तो ये आपने प्रोसीजर लिख दिया बिल्कुल जैसे वहाँ फंक्शन लिख रहे थे, यहाँ पे फंक्शन का नाम या वेरिएबल का नाम, पैरा क्या बोलते हैं, प्रोसीजर का नाम आ जाएगा। एंड प्रोसीजर, वहाँ पे एंड फंक्शन था, कोड टू रन इनसाइड द फंक्शन। ठीक है सर। सब कुछ सेम है। सारी कहानी इस प्रोग्राम कोड की है जिसमें मेहनत है। ये तो सिर्फ एक मेथड है, आपने यहाँ प्रोसीजर लिख दिया, प्रोसीजर का नाम लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट डाल दी। अगर विदाउट पैरामीटर तो खाली ब्रैकेट होगी, विद पैरामीटर तो यहाँ पैरामीटर का नाम आ जाएगा, विद डेटा टाइप। और यहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं, ये मेन का पार्ट है। सारी कहानी इस प्रोग्राम कोड की है, सारी मेहनत इसमें है। यानी जब आप एडवांस लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे ये मल्टीप्लाई का हमारा सेकंड प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम कोड है, तो ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंपल, मैंने अब इसको प्रोसीजर में इंसर्ट कर दिया, प्रोसीजर लिख दिया, मल्टीप्लाई प्रोसीजर का नाम है, और यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं। प्रोसीजर कॉल होता है, ठीक है, CALL मेन से। आपने इसको कैपिटल वर्ड में लिखना है।
ये सम का प्रोसीजर जो हमारा पहला प्रोग्राम था, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सिंपल मैंने इसको पुट इन कर दिया प्रोसीजर के अंदर, सम के नाम से प्रोसीजर बना दिया, यहाँ पे कॉल कर। सर प्रोसीजर का जो नाम होता है ना वो यूजुअली क्वेश्चन में दिया हुआ होता है या हाँ, हमें खुद वो बनाना दिया, होता है? वो दिया होता है। अच्छा। आपकी जो सारी मेहनत है ना वो इस पे है। इसमें मसला आता है, ये भी हम देखेंगे ना, डिफरेंस सूडो कोड, सारा इशू यहाँ पे। और जो 15 मार्क्स है वो भी इसी इसी से रिलेटेड, फंक्शन, प्रोसीजर और 1D एरे 2D एरे, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। जी सर। जी। ठीक है, ये देखो स्क्वायर के नाम से कुछ स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे यूजर प्रॉम्प्ट इनपुट ले लिया। ये पीछे अभी फंक्शन वाला देखा ना, सेम है, बस ये दिखाना था कि देखो मैनी टाइम, ये है रीयूजेबिलिटी। आपने ये एक दफ़ा डिफाइन कर दिया प्रोसीजर या फंक्शन, सो यू कैन कॉल मैनी टाइम एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे वर्ड का डॉक्यूमेंट है, मैं 100 पेज, 2 पेज लिखता हूँ या 10 पेज, जहाँ जहाँ मुझे बोल्ड की रिक्वायरमेंट में, मैं टेक्स्ट को हाईलाइट करके बोल्ड पे क्लिक करूंगा, मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। ये मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कॉल ही तो कर रहा हूँ, पीछे उसका सब रूटीन रिटर्न है जो टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम कर रही है, ऐसे ही। ठीक है सर। ये प्रोसीजर विद पैरामीटर, ये पढ़ लो। ये वही सिंटैक्स दिया है कि प्रोसीजर लिखेंगे आइडेंटिफायर, या पैरामीटर 1 आएगा, पैरामीटर 2 आएगा, और एंड प्रोसीजर। अगर फंक्शन है, आइडेंटिफायर पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, एंड फंक्शन। तो प्रोसीजर टोटल num1 कॉमा num2 एंड प्रोसीजर। तो जितने पैरामीटर होंगे, जैसे पैरामीटर 1 2 पैरामीटर है, उतनी ही वैल्यूज होंगी, उतने ही आर्गुमेंट होंगे। यहाँ वेरिएबल नेम यहाँ पे दिए। सर आप एक सेकंड, कुछ नहीं, हम्म। जूम इन नहीं हो रहा था। अच्छा, अब सही नजर आ रही, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। जी सर अब सही है। अच्छा, अब मैं आपको, ऑलमोस्ट हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। इसमें क्या रहता है, बिल्ट इन फंक्शन सर दो। बिल्ट इन फंक्शन। हाँ, हमने जो पढ़ लिया वो ये है, हमने ये वाला पार्ट पढ़ लिया। बिल्ट इन फंक्शन हम कल करेंगे इंशाल्लाह। हमने 1D एरे कर लिया, 2D एरे कर लिया, हमने प्रोसीजर कर लिया, ये रहता है। छोटा सा टॉपिक है, इंशाल्लाह कल कवर हो जाएगा। फाइलिंग कल कवर हो जाएगा, ठीक है। फर्दर जो आपके टॉपिक हैं वो ये हैं, डीकम्पोजिशन, एब्स्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर डायग्राम, SDLC, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं, टेस्टिंग, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, ट्रेस टेबल, एरर करेक्शन इन सूडोकोड, फ्लो चार्ट, लीनियर सर्चिंग और बबल सॉर्ट। अच्छा, मैंने लीनियर सर्चिंग और बबल सॉर्ट की वीडियोस भी भेजी हुई हैं, ट्राई टू वॉच। बहरहाल मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे लीनियर सर्चिंग और बबल सॉर्ट की वीडियोस भी देख लीजिए। सर आपकी वीडियोस या जो जो सर मैंने सर जो मैंने आपके? भेजी, जो मैंने भेजी, अच्छा ओके। ठीक है। ठीक है सर। वीडियो सारी देखिएगा, पहले फंक्शन प्रोसीजर की देख लीजिएगा, फिर पहले 1D एरे 2D एरे की देख लीजिएगा, और फिर मैंने पेपर बेस्ड वीडियो भी भेजी है, यानी पेपर भी आपको भेजा हुआ, 3 पेपर भेजे हैं, मैं तीनों की वीडियो भेजी है, ताकि आप जी पेपर सर। भी पूरा गो थ्रू कर लें, जहाँ पे आपको इशू आ रहा है वहाँ पे आप, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। मतलब वीडियो जी सर। जरूर पूरी देखना जरूरी नहीं, वहाँ से देखें जहाँ पे आप फंस रहे हैं, जिसकी जिस प्रोग्राम कोड की आपने लॉजिक समझ, खासतौर पर 15 मार्क्स, ठीक है। ठीक है सर। तो कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा 8 से 10 ले लूँ, 8 से 9 तो है, 8 से 10 की कोशिश होगी, ठीक है। तो आप 8 से 10 कमांड बनाइए, ओके सर। ताकि सैटरडे संडे भी हमारे पास टाइम मिल जाएगा, मंडे भी टाइम मिल जाएगा, तो मैक्सिमम टॉपिक कवर करने हैं और रिवीजन भी करने हैं, ठीक है। ओके सर इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।